नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय आर पार का जबरदस्त एडिशन, देश का नंबर 1 डिबेट शो। भारत पूरी दुनिया में छाया हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटिश, रशियन, चाइनीज विदेश मंत्री भारत आए। खुद जेलेंस्की ने पीएम मोदी से अपील की और अब प्रधानमंत्री मोदी का सुपरहिट यूरोप दौरा साबित कर रहा है कि यह नया भारत है। इसकी धमक पूरी दुनिया को सुनाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 65 घंटे में मैराथन यूरोप दौरे में 3 देशों की यात्रा की, 8 राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात की और 25 अहम बैठकों में कई महत्वपूर्ण समझौते भी किए। इतना ही नहीं, भारत लौटते ही फिर काम में जुट गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत आते ही करीब 8 बैठकें की, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों रुपए खर्च करके हवाई जहाज खरीदा है, जिसमें स्विमिंग पूल का वो आनंद लेते हुए पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को फेल बता रही है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत की दाग बढ़ने से भारतीयों का सिर ऊंचा नहीं हो रहा? क्या भारत की कामयाबी को भी राजनीतिक चश्मे से देखना जायज है? आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे विस्तार से चर्चा। भारत का डंका, आज का आर पार इसी पर। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौट चुके हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी का जिस तरह से तीनों देशों में स्वागत हुआ, उससे भारत के बढ़े हुए कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। I have to say that you really know how to welcome a politician. Please teach the Danish population how to do it. प्रधानमंत्री 65 घंटे की यात्रा के दौरान 3 देशों में गए। इस दौरान 25 अहम मीटिंग्स भी हुई। मोदी जी 13,000 करोड़ रुपया खर्चा करे, 2 विमानों खरीदे, हवाई जहाज खरीदे, उसे चढ़कर उस हवाई जहाज में स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग पूल में तैरते हुए कभी बर्लिन जाते हैं, डेनमार्क कोपेनहेगन जाते हैं, कभी फ्रांस जाते हैं। भारत के कद का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि रूस और यूक्रेन युद्ध से पहले व्लादिमीर पुतिन भारत आए। युद्ध के दौरान रशियन विदेश मंत्री का दौरा हुआ, ब्रिटिश पीएम भारत आए, अमेरिकी रक्षा और विदेश मंत्री और चीनी प्रीमियर का भी भारत दौरा हुआ। यानी भारत को सभी अपने पक्ष में रखना चाहते हैं। किस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। एक ओर जहां दुनिया भारत का लोहा मान रही है, वहीं विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे के जरिए पीएम को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सवाल है कि भारत की बढ़ती ताकत क्या हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात नहीं? आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। और अब आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण। मैं आज आपको प्रधानमंत्री मोदी के 65 घंटों का विश्लेषण दिखाऊंगा। यह बताऊंगा कि बीते 65 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या किया है। 3 देशों की यात्रा की है, 8 वर्ल्ड लीडर से मुलाकात करी है, 25 बैठकें की है, यानी मीटिंग्स की हैं, कई अहम समझौते हुए हैं, यूक्रेन रूस युद्ध पर बात हुई है, भारत लौटते ही काम में जुटे हैं। भारत लौटकर प्रधानमंत्री मोदी ने 7 से 8 बैठकें की हैं, जो हमारी जानकारी है। मॉनसून की तैयारियों पर बैठक है, गर्मी के हालात पर बैठक है। यह बीते 65 घंटे का प्रधानमंत्री मोदी का विश्लेषण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या किया है। लेकिन क्या दुनिया में भारत का डंका बज रहा है? क्योंकि कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ आज इस पे संवाद करने के लिए, चर्चा करने के लिए
जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका अभिनंदन है। प्रवक्ता हैं बीजेपी के अनुराग भदौरिया मेरे साथ है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। इस चर्चा में नासिर हुसैन है सांसद कांग्रेस पार्टी के, माधवानंद है नेता जेडीयू के, तौसीफ खान है टीएमसी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं सबसे पहले अनुराग भदौरिया आप ही के पास आता हूं और आपसे ही 60 सेकंड में एक सवाल पूछता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत का डंका बज रहा है दुनिया में? देखिए अमीर जी, हालत तो ये है कि कहा जा रहा है कि विदेश में बज रहा है भारत का डंका। सच्चाई में यह है कि बेरोजगारी की मार से पूरा देश जूझ रहा है। पुलिसी अत्याचार है, गरीबी है, महंगाई है, भूखमरी की नौबत आई है और बेरोजगार को बड़ी मुश्किल से मिल नहीं रहा है ढंग का काम, और कह रहे हैं बज रहा है हमारा पूरा विश्व में डंका। सोचिए आप, ढंग का काम ही मिल जाए तभी हम मान लें कि डंका बज रहा है। अच्छी बात है डंका बज रहा है, लेकिन क्या हालत है हिंदुस्तान के अंदर में? हिंदुस्तान के अंदर हालत यह है कि आपको यहाँ पे तो नींबू तक आपको बीते 65 घंटे में बीते 65 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या किया है, कहां बैठक करी है, कितनी बैठकें करी हैं, कितने नेताओं से मिले, हमने उसको विस्तार पूर्वक दिखाया। सुन लीजिए, अच्छी बात है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, अच्छी बात है कि वो विदेश में हमारा डंका बज रहा है, लेकिन हमारे घर की हालत क्या है? चारों तरफ एक नफरत की आग लगी है। मैंने आपको बताया नींबू ये 250-300 रुपए किलो में अपने जेब में रख के चलता हूं, इतना महंगा है। 20 रुपए का एक मिलता है मिस जी। हो सकता है आपके लिए महंगा ना हो, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत महंगा है 20 रुपए का नींबू, जो कि इतनी गर्मी में वो सिकंजी बना के नहीं पी सकता। और हालत ये है कि हम भुखमरी के कगार पे हैं देश। लेकिन 116 अगर इंडेक्स देखेंगे 116 देशों का तो 101 में हमारा नाम है। जवाब ले लेते हैं। अरे सुन तो लो, अब आपको मैंने 60 सेकंड दिए थे, आपने 60 सेकंड अपने कंप्लीट कर लिए। अब हुआ आपसे बोला 10 सेकंड और ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? 60 सेकंड का वक्त दिया तो 60 सेकंड में बात रखिए ना। 116 देश को अगर आप देखेंगे, 10 सेकंड ज्यादा नहीं, 116 देश में 101 नंबर पे भुखमरी के कगार पे हमारा देश है। सोचिए आप, ये हंगर इंडेक्स में हमारा है। और आप जहां तक प्रेस की फ्रीडम में तो हम 150वें नंबर पे हैं। तो आप बताइए हिंदुस्तान, लेकिन अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में सबसे आगे हैं। अप्रूवल रेटिंग में मोदी सबसे आगे है। अभी हाल ही में महीने पहले चुनाव हुआ, आप तमाम मुद्दों को कैश नहीं कर पाए। अच्छा, राष्ट्र 77% मॉर्निंग कंसल्ट की जो अप्रूवल रेटिंग है उसमें नरेंद्र मोदी आगे। ठीक है, आपने अपने विषय को रखा। गौरव भाटिया, विश्व में डंका है अगर, लेकिन अपनों को शंका है, इस शंका को कैसे दूर करेगा? अपने अपने टर्न पे बोलिए, मैं ऑडियो बंद कर दूंगा। गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो ये कोई नई बात नहीं है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी यात्रा पे विदेश जाते हैं तो हमने देखा किस तरह से चाहे जर्मनी के चांसलर हों, चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हों, वो गले लगाते हैं। और आज श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के वो नेता हैं जिनका डंका केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में इसलिए है कि वो विश्व को दिशा दे रहे हैं। चाहे वो कोविड का संकट हो, हमने 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन दिया। अब जब रूस और यूक्रेन में युद्ध है तो आप देखिए, चाहे पुतिन जी हों, चाहे जेलेंस्की हों, सबने किसकी तरफ देखा? सबने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। और होता क्या है ना कि जब भारत की जो है रोशनी से पूरा विश्व फायदा उठाता है तो किसी की आंखें बंद रहती हैं उल्लू की तरह। और उल्लू को शांत करा लीजिए, तोते को शांत कराइए, वरना फिर मुझे पिंजरा लाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं। अच्छा अनुराग, आपके नींबू पे भी जवाब दे देंगे। बोल रहा हूं तो ये बीच में क्यों बोल रहे? धन्यवाद। तो मैं इतना ही कह रहा हूं, देखिए उल्लू को अगर दिन में दिखाई ना दे, इसका यह मतलब नहीं कि सूर्य अपना प्रकाश नहीं दे रहा है। बल्कि मैं तो आज ये कहूंगा कि ये जो विदेश यात्राएं हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने करके दिखाया है कि भारत का डंका पूरे विश्व में है। और यहां पे कमियां बताई जा रही थी। अमीर जी, मैं ये भी बता दूं, आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा देश सदस्य है, ब्रिक्स के सदस्य हम हैं, क्वाड में हम सदस्य हैं। यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन तारीफ करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, बोरिस जॉनसन कहते हैं वन सन वन अर्थ वन ग्रिड वन मोदी। और सबसे बड़ी बात है,
आज चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, वहां हम भारत खड़ा है। लेकिन जवाब देते हैं अनुराग भदौरिया इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। नासिर मिर्ची हुसैन लग रही है जी जी कांग्रेस पार्टी और ओके अनुराग जवाब। अमित जी जवाब दे दूं। अमित जी बिल्कुल सही कहा गया कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। उसको कहां से दिखाई पड़ेगा कि महंगाई बेरोजगारी का आलम क्या है? उल्लू को नहीं दिखाई पड़ेगा कि सूरज है कि नहीं है। यहाँ लोग महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहे हैं कि नहीं जूझ रहे, उल्लू को नहीं दिखाई पड़ेगा। अब उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता तो ये दोष हमारा नहीं है। बहुत ज्ञान बांट रहे हो। जर्मनी के चांसलर का नाम बताओ। ये दोष उल्लू का है कि उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हिंदुस्तान किस मुसीबत से जूझ रहा है, कर रहे हो ना, जनता किस मुसीबत से जूझ रही है। अब उल्लू को नहीं दिखाई पड़ता तो हम क्या करें? तो सुनाई दे रहा कहते हैं यहाँ के लोग। इनको जर्मनी के चांसलर का नाम नहीं पता। बता देंगे अनुराग भदौरिया, बता दीजिए जर्मनी के चांसलर का नाम। आज तो मजा आ गया अमीर जी। जर्मनी के चांसलर का नाम बताओ। मैं कह रहा हूं उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता। अरे मैं कह रहा हूं उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता जर्मनी के। अरे हम हिंदुस्तान की बात करो ना भैया। उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता दिन में। उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, थाने के अंदर में बच्ची के साथ रेप हो रहा है, उल्लू को दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या करें हम क्या करें? यहाँ पे चंदौली में बेटी को यहाँ पे पुलिस घुस के मार डालती है। अबे कह रहे उल्लू को दिखाई नहीं पड़ता तो मैं क्या करूं? नहीं दिखाई पड़ता देखो उल्लू को दिखाई देना चाहिए। पार्टी के अध्यक्ष क्या बात करते हो? उल्लू को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि देश की आग में अंधे हो गए उल्लू। चारों तरफ यहाँ पे मस्जिद का गेम खेला जा रहा है, चारों तरफ नफरत की आग बोई जा रही है। उल्लू को नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? उल्लू को दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे नींबू महंगा हो चुका है, उल्लू को नहीं दिखाई दे रहा है भाई। तो हम क्या करें बताओ? ठीक है अनुराग जवाब। नहीं उल्लू को दिखाई दे रहा है तो मैं क्या कर लूं? कमाल की बात है भाई। तो हम इलाज करेंगे, उल्लू को आंखें देंगे, चिंता ना करो। मजहबी आंखें दे देंगे, उल्लू को दिखाई देने लगेगा। उल्लू को तो जल्दी दो, तभी दिखाई देता है जब हरा हरा होता है। जल्दी दो, उल्लू को तभी दिखाई देता है जब हरा हरा होता है। जल्दी आंखें दो भाई। हरा हरा तोता पिंजरे से निकल के क्या आया? ना दिन में दिखाई दे रहा है ना रात में। क्या है हिंदुस्तान के अंदर में? अरे प्रभु लेकिन अनुराग भदौरिया आज चर्चा हो रही है भारत के डंके की, और आप नींबू, शिकंजी, हरी मिर्ची सब लेकर आए हो अपने साथ। अरे भाई एक सेकंड, एक अनुराग सवाल तो सुनो। आप बोलने, आप सवाल सुनने से पहले रिएक्ट करते हो। एक सेकंड अनुराग भदौरिया, ये नींबू और हरी मिर्ची थोड़ा अपने चुनावों में भी लगा लेते, कुछ कृपा हो जाती। लेकिन नतीजा तो आया ना, 1 महीना पहले रिजल्ट आया। 1 महीना पहले जो नतीजा आया उसमें बीजेपी की 275 सीटें, 270 सीटें आई, आपकी हार हुई। उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, आपने ये विषय उठाए थे ना, आप तो खुद चुनाव लड़े थे, आपने तो खुद रैलियां करी थी, आपने तो खुद बाइक रैली करी थी, आपने तो भाषण दिए थे लंबे लंबे। भाषण में यही बोलते थे ना कि हम आएंगे, रोजगार देंगे। लेकिन जनता ने भरोसा नहीं करा ना भरोसा। जनता को भरोसा योगी आदित्यनाथ पर था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर था। क्या करिएगा फिर? अब आज जब बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी के 65 घंटे कैसे बीते, क्या उन्होंने किया, मैं कहता हूं कि तमाम नेताओं को सार्वजनिक करना चाहिए कि वो जब विदेश जाते हैं तो क्या करते हैं। सबको तैयार होना चाहिए इसके लिए। विषय पर आइए ना आप। कभी नींबू, कभी हरी मिर्ची, कभी चटनी, कभी अदरक, कभी अनार, कभी गुलाब जामुन। प्रभु ये विषय नहीं है ना। रायता भी फैलाते हैं। सुन लीजिए। नहीं रायता, अच्छा सुन लीजिए प्रभु, वो तो नेताओं का काम है गौरव जी। रायता एक आम आदमी का विषय सिर्फ इतना ही है। सुनिए, एक आम आदमी का विषय सिर्फ इतना ही है कि वो सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार को कैसे पालेगा, कैसे उसको 2 वक्त की रोटी मिलेगी, कैसे अपने बच्चों को रोजगार दे पाएगा, पढ़ा पाएगा, कैसे समाज में सम्मानजनक जिंदगी जी पाएगा। एक आम आदमी के लिए विषय ये है, बिल्कुल आपने सही कहा, ये तमाम विषय है। लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि वो सुरक्षित रहे, उसका मोहल्ला सुरक्षित रहे, उसकी कॉलोनी सुरक्षित रहे, उसका प्रदेश सुरक्षित रहे, उसका देश सुरक्षित रहे। एक आम आदमी के लिए यह भी जरूरी विषय है। एक आम आदमी के लिए यह भी जरूरी विषय है कि जगह जगह बम ब्लास्ट ना हो, जिसमें कहा जाता था एक समय पर कि फलानी चीज को हाथ में लगाइए बम फट जाएगा। वो भी आम आदमी के लिए का विषय है। आम आदमी को तो आप पेट्रोल डीजल में नाप दोगे, बाकी विषय गौन कर दोगे नहीं। हर चीज के बारे में सोचना पड़ेगा नेताओं को। समस्या यही है विपक्ष की, वो हर चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। अनुराग भदौरिया, क्या आपको नहीं लगता कि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर हमारे नेता की इमेज कैसी है, हमारे देश की इमेज कैसी है, वो महत्वपूर्ण है? मैं बोलूं? बोलिए 40 सेकंड। अब मैं बोलूं जी। देखो, आम आदमी कभी नहीं चाहता यहाँ बुलडोजर की
और यहाँ पे लाउडस्पीकर की राजनीति हो, यहाँ बेवजह अजान और आरती की बात हो, बेवजह हनुमान चालीसा को रोड पे लाया जाए। यहाँ आदमी ये चाहता है कैसे अमन शांति हो। यहाँ कई मंदिर ऐसे हैं जिसके मैनेजर मुस्लिम भी हैं और कई मस्जिद ऐसे हैं जिनके मैनेजर हिंदू भी हैं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। कैसे हिंदुस्तान को आगे ले जाना, इस पे बात होनी चाहिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई की तरह रहते हैं, लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से लड़ाने का काम होता है आपस में। कैसे हम इनके आपस में नफरत की राजनीति बोएं। भारतीय जनता पार्टी का ये काम है। ये हमारे विश्व में क्या हमारी छवि जाती होगी कि आए दिन यहाँ पे दंगे होते हैं। ये छवि हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की छवि बाहर जाती होगी। और मैं तो गारंटी के साथ बोलता हूं अमीर जी, जितना अधिकार मेरा इस देश पे है उतना ही अधिकार मुस्लिम भाई का भी है, उतना ही अधिकार ईसाई का भी है, बौद्ध का भी है, जैन का भी है, जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जिन्होंने देश की आजादी में भाग लिया है। कि जितना अधिकार मेरा है उतना मुसलमान भाई का भी है। किसने मना करा? गौरव भाटिया ने कब मना करा? प्रधानमंत्री मोदी ने कब मना करा? अमित शाह ने, जगत प्रकाश नड्डा ने कब मना करा? किसी बीजेपी के नेता ने कब मना करा? जवाब 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 जवाब। ठीक है, पॉइंट है आपका। वो कहते हैं भारत का डंका है, तो यहाँ पर तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा हुआ है। जितना हिंदू का ये देश है उतना मुसलमान का भी है। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कान खोल के सुन ले बीजेपी। बिल्कुल है, ठीक है, जवाब बिल्कुल है। जवाब जवाब जवाब। देखिए माधव जी मैं आपके पास आऊंगा। सबने गौरव भाटिया को बनाया है। 10 मार्च को जब चुनावी परिणाम आए और इनका सुपड़ा साफ हो गया, उसके बाद अभी सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं अमीर जी। और आपने बहुत अच्छी एक बात अपने कार्यक्रम में कही, पिछले 65 घंटे का सबको जो उसने देश के लिए किया है कार्य वो सार्वजनिक कर देना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, चलिए अखिलेश यादव से शुरुआत करते हैं। अमीर जी, आपको याद है परशुराम कैसे मूर्ति लगाई जा रही थी चुनाव के समय? ये बात अलग है, फरसा गिर गया था क्योंकि नौटंकी कर रहे थे ये लोग। और अब परशुराम जयंती पे अखिलेश यादव का ट्वीट नहीं आया, लेकिन ईद के 10 तस्वीरें और 4 ट्वीट अखिलेश यादव ने डाले, इसीलिए उनको मुफ्ती अखिलेश कहते हैं। दूसरा राहुल गांधी, आप बताइए राजस्थान में क्या बात है? अच्छा प्लीज अमीर जी, अच्छा नहीं, फिर देखिए आप बताइए पूरी चर्चा में तोते को ऐसे ही चाहते हो। मैं सच बता रहा हूँ, मुस्लिम हिंदू ये पिंजरा आएगा, तोता बंद हो जाएगा, मैं हरा यही करते रहना है। अरे मैं कुर्ता ले लूंगा इसका। हिंदुस्तान के अंदर में ये रायता फैलाने आता है केवल, और बिना हरे कुर्ते से केवल और केवल यही तो हरा रंग हटा दो, मानसिक संतुलन। अरे हरा रंग हटा दो झंडे से। ये नहीं पता था कि हरा रंग हटा दो। अरे पता है गौरव भाटिया बार बार उनको चैलेंज कर रहे हैं। उन्हें पता है एक सेकेंड अनुराग जी बार बार ये चर्चा में आ रहा है कि जर्मन चांसलर कौन है। अब बता दीजिए कौन है जर्मन चांसलर? अरे भैया मेरी बात सुन लीजिए अमीर जी, कान खोल के सुन लीजिए। मैं एक हिंदुस्तानी हूं और मुझे हिंदुस्तान के लोगों की तकलीफ है। जिस तरह की जर्मन चांसलर कौन है बता दीजिए। और हम जर्मन और फ्रांस की बात करते घूम रहे हैं। जिस तरह की हालत यह है कि लोगों को किस तरह से यहाँ पे ठीक है ओके, माधव आनंद भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। ठीक है माधव आनंद, देन नासिर हुसैन, कांग्रेस एमपी ज्वाइनिंग मी। ओके माधव आनंद फर्स्ट यू रिएक्ट। गौरव जी होल्ड ऑन। माधव आनंद जी। अमीर जी मैं तो इतना तो कह सकता हूं कि देश के आजादी के बाद अगर सबसे उच्च कोटि की अगर विदेश नीति देखने को मिल रही है तो इस एनडीए की सरकार में देखने को मिल रही है। आप एक कंट्री का वक्त कम होता है, स्वाभाविक है, बहुत सारे पैनलिस्ट हैं। अगर सारे कंट्री के साथ अपने जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन डिप्लोमेसी है, अगर उसका आकलन करेंगे तो जो अनुराग भदौरिया जी हैं, मिर्ची लगना तो स्वाभाविक है। विपक्ष में बैठे हुए हैं, जनता तो उनकी सुन नहीं रही है, तो स्वाभाविक है जो मिर्ची और नींबू की बात करते हैं तो मिर्ची इनको लगेगी ही लगेगी। क्योंकि स्वाभाविक है कि भारतवर्ष का जो मान सम्मान बढ़ा है। आज आप देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और एनडीए सरकार की नीति जो यूएस के साथ भी अच्छा रिलेशन है और रशिया के साथ भी अच्छा रिलेशन और यूक्रेन के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखा है, तो स्वाभाविक है इनको मिर्ची लगेगी। नेपाल के साथ देख लीजिए, श्रीलंका के साथ देख लीजिए, मालदीव के साथ देख लीजिए, जितने नेबरिंग कंट्री है सबके साथ, तो फॉरेन डिप्लोमेसी इसको कहा जाता है। और इन लोगों को क्या, विपक्ष के पास क्या है? विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं। आप चर्चा कर रहे हैं विदेश नीति पे, ये चर्चा कर रहे हैं नींबू और मिर्ची पे। अरे जब नींबू और मिर्ची पे चर्चा होगी मैं ये नहीं कहता वो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जब फॉरेन पॉलिसी पे
वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन जब फॉरेन पॉलिसी पे आप डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, नासिर हुसैन जी नासिर हुसैन जॉइंस मी नाउ। नासिर हुसैन जी, कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड सीनियर लीडर। नासिर हुसैन जी, द बेसिक पॉइंट इज दिस कि आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री अपने 65 घंटों के विदेश दौरे के बाद वापस भारत लौटे हैं। जो रिपोर्ट कार्ड उनके आई उसमें उन्होंने 3 देशों की यात्रा करी, 8 वर्ल्ड लीडर्स के साथ वो मिले, 25 बैठकें की, कई अहम समझौते भी हुए। लेकिन आपके वरिष्ठ नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के हवाई जहाज में स्विमिंग पूल है, उसमें वो तैरते हुए जाते हैं विदेश। और क्या आपको लगता नहीं है कि ये सब सतही बातें हैं, इनसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मैं तो पहली बात तो ये मैं एकदम साफ करना चाहता हूं। कांग्रेस की हमेशा ये पॉलिसी रही, कोई भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का, चाहे वो हमारी पार्टी से हो या किसी और पार्टी से हो, जब विदेश दौरे पे रहते हैं यानी तो इंटरनेशनल फोरम्स में अपनी बात रखने के लिए जाते हैं, तो हमारी ये स्टेटेड पॉलिसी है कि हम क्रिटिसाइज नहीं करते, क्योंकि हम मानते हैं कि दूसरी पार्टी के वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, दूसरी पार्टी से चुन के आए होंगे, किसी भी पार्टी से चुन के आएंगे। हम लोग राजनीति देश के अंदर करें, पक्ष विपक्ष देश के अंदर रहे। जब हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं या इंटरनेशनल फोरम्स में जाते हैं, हम लोगों को यूनाइटेड रहना चाहिए। हम लोग जो है, क्योंकि हम मानते हैं कि कोई भी पार्टी का हो, लेकिन है देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो उसको क्रिटिसाइज हम करते नहीं है। बाद में ठीक है, अपना आर्टिकल्स लिखते हैं, हम पेपर्स में लिखते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने तो प्रधानमंत्री जब थे तभी ये कमेंट नंबर 1 नहीं, मेरी बात पूरी करने दीजिए। और दूसरा ये भी है कि पास्ट में 70-72 साल में भी बहुत सारे प्रधानमंत्री अलग अलग पार्टियों के आए, इंक्लूडिंग अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी 6 साल तक प्रधानमंत्री रहे। लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के बाहर जाके फॉरेन सॉयल पे बैठ के या इंटरनेशनल फोरम्स में बैठ के अपने ही देश के पास्ट गवर्नमेंट्स को, पास्ट प्रधानमंत्रियों को या अपने ही देश के विपक्षी पार्टियों को किसी ने कोसाकाटी करने का, कोसने का काम या क्रिटिसाइज करने का काम किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं किया अब तक। लाल बहादुर शास्त्री जी ने गए, वाजपेयी जी ने गए, वीपी सिंह जी साहब गए, चंद्रशेखर साहब गए, किसी ने भी नहीं किया। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं मैं आज कि अपोजिशन पार्टीज सारी मर्यादा के साथ जो है हमारे प्रधानमंत्री को जब बाहर विदेश टूर पे रहते हैं तो हम लोग किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। नासिर जी, प्रधानमंत्री को भी यह सोचना चाहिए कि वो फॉरेन नासिर जी, मैंने आपको एक वक्तव्य को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जी, आपने एक वक्तव्य बताया कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा वो मैंने आपको बता दिया। स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में तैरते हुए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से क्या ट्वीट होता है? कांग्रेस पार्टी कहती है कि देश में हालात ऐसे और मोदी जी विदेश चले गए हैं। अब आप बताइए, ये तो क्रिटिसाइज करना ही हुआ ना। गौरव भाटिया, रिस्पॉन्ड टू नासिर हुसैन। है कि मुझे लगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन उनको शायद यही नहीं पता कि कांग्रेस क्या कर रही है, और यही डिस्कनेक्ट है कि अधीर रंजन चौधरी जी कह देते हैं हवाई जहाज में स्विमिंग पूल है। आप मत सीखिए भैया, आप बर्बाद हो के ही ठीक हो गए। अभी आपकी 2 सीटें यूपी में आई थी, पंजाब आपसे सीखने की भी जरूरत नहीं है। आप अपनी कहानी सुनाइए, आप अपनी बात रखिए। हमारी पार्टी की चिंता छोड़िए, आप आपके हमारी पार्टी की चिंता छोड़िए। गांधी आ गए काठमांडू, हमारी पार्टी की चिंता छोड़िए, आप अपनी बात रखिए। लगा के आ गए। राजस्थान संभल नहीं रहा आपसे। आपके वहाँ राहुल गांधी जीरो सिंधिया क्या कर रहे थे? आप यहाँ ज्ञान बांट। आपके मंत्री क्या कर रहे थे? ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपके मंत्री क्या कर रहे थे? जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा राहुल गांधी जी तो मंत्री भी नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं है। आपके मंत्री क्या कर रहे थे? पूछिए उनसे। नहीं, आप पूछिए उनके मंत्री से, आपके मंत्री क्या कर रहे थे काठमांडू में? हम तो यही कहेंगे भगवान आपके मंत्री से 51 साल के मंत्री रह के कोई न्यूज चैनल चला रहा था कि कोई ड्रग्स का मामला आ गया। राहुल गांधी जहाँ जाते हुए ड्रग्स क्यों आ जाती है? नहीं, राहुल गांधी की चिंता छोड़िए, वो सरकार में नहीं है, वो मंत्री नहीं है, वर्बल डायरिया है क्या? नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। नहीं, वर्बल डायरिया आपको एक सांसद भी नहीं है, वहाँ टुमका लगा रहे थे, यानी डुबकी लगा रहे थे, वो थोड़ा पता कर लीजिए। सुनिए,
देखिए डूबी तो आपकी नैया है। एक एक करके नासिर हुसैन जी एक एक करके सरकार में है, आपके मंत्री क्या ठीक है जवाब दे रहे हैं ना। आपने सरकार के मंत्री का जवाब पूछा, आपने बोला ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ है, वो उसका जवाब देंगे ना। क्या कर रहे थे पूछिए आपके मंत्री से। ठीक है निवेदन स्वीकार करिए, एक एक करके बोलिए। गौरव भाटिया आपका वक्त है, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, जो बात नासिर हुसैन कह रहे थे उसका जवाब क्या है? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जब भी प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे होते हैं या राहुल गांधी खुद विदेश यात्रा पे जाते हैं तो मोदी जी के जाने के बाद भारत की तारीफ होती है। भारत आगे बढ़ रहा है, विश्व में एक मजबूत देश बन के उभर रहा है, इनको दुख होता है। और राहुल गांधी जाके ऐसी बातें कहते हैं कि यहाँ झगड़े होते हैं हिंदू मुस्लिम के, यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया है। कभी कहते हैं गरीबी जो है ये तो एक मानसिकता है, जो वंशवाद है यही परंपरा है भारत में। ये राहुल गांधी के वक्तव्य हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, एक अच्छी जो ये यात्रा रही प्रधानमंत्री जी की, ये कांग्रेस पार्टी से देखा नहीं जा रहा है। दूसरी बात अमीर जी, आप कोई भी वर्ल्ड सर्वे देखिए, मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है ना, जो भी आज और देश हैं, हमसे ज़्यादा कुछ विकसित देश भी हैं, उनके लीडर से ज़्यादा पॉपुलैरिटी किसी की है तो नरेंद्र मोदी जी की है। ये लास्ट सर्वे में भी आया, 70% लोगों ने अप्रूवल रेटिंग नरेंद्र मोदी जी की दिखाई थी। ये उस वक्त पे जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के जो बिडेन, उनसे ज़्यादा थी। जो जर्मनी की चांसलर रही है मर्केल, उनसे ज़्यादा थी। तो इन लोगों को ये भी दर्द होता है कि प्रधानमंत्री जी लोकप्रिय कैसे हैं। ये भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री लोकप्रिय है मतलब भारत लोकप्रिय है। और अगर आप अपनी नफरत की आंखों से नहीं देखेंगे तो एक भारतीय की तरह आपको भी गर्व होगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आप भी खुश होंगे। आप बीजेपी कह रही है नासिर हुसैन की आप, और राहुल गांधी गायब है, उनका भी पूछ लीजिएगा वो राहुल गांधी कहां। ठीक है जवाब देंगे, नासिर हुसैन जवाब देंगे, देश उनको सुन रहा है। ठीक है राहुल गांधी में भी जवाब देंगे। हियर हिम आउट। आप नफरत की आंखों से ना देखिए। और राहुल गांधी कहां है, बीजेपी पूछ रही है। वो कह रही है कि मोदी के तो 65 घंटों की पूरी रिपोर्ट है। देखिए देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के ऊपर चर्चा हो रही है जी। मैंने उसमें साफ कहा, पिछले 70-72 साल में बहुत सारे प्रधानमंत्री बाहर गए, बहुत सारे प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए काम किए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आए, बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर अपनी बात रखी है, जिससे जो है ना हमारे देश का सर्व ऊंचा हुआ, देश का जो है मान सम्मान बढ़ा। उसी लाइन में हम मानते हैं कि जो है हर प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान का जाता है उसको जो है हमारे देश का सम्मान जो है मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। इसीलिए हम कोशिश पूरी करते हैं और पास्ट में भी किए हैं, अभी भी करते हैं कि हम क्रिटिसाइज ना करें। लेकिन आपको मैंने पहली बार एकदम साफ तरह कहा कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो हिंदुस्तान के बाहर जाके, हिंदुस्तान में जैसी चुनावी राजनीति होती है, चुनावी भाषण होता है, वो करते हैं। पास्ट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, तो राहुल गांधी भी करते हैं ना, राहुल गांधी भी तो कहते हैं, कई सारे भाषण देते हैं विदेश जाकर। अरे हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। कोविड को कोविड बुला दिया भारतीय जनता पार्टी, और आप लोग ये कहते हैं कहीं अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल में अगर कुछ छप जाता है, अगर कोई इंटरनेशनल कोई एनजीओ कहीं कुछ बोल देती है तो आप कहते हैं कि भाई ये देश को बदनाम कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री बाहर जाके जो हम पास्ट गवर्नमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसको बदनाम कर रहे हैं? जवाब नहीं कर रहे हैं। गौरव भाटिया, राहुल गांधी पर चर्चा नहीं है, कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी के विदेश दौरे पर चर्चा नहीं है, प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर चर्चा। राहुल गांधी को क्यों ला रहे हैं इस बीच? रिपोर्ट बताइए। राहुल गांधी भी क्यों ला रहे हैं इस बीच में? प्रधानमंत्री वही कह रहा हूं मैं, राहुल गांधी बीजेपी वाले क्यों ला रहे हैं राहुल गांधी को बीच में? चर्चा करो। ओके गौरव भाटिया, राहुल गांधी को बीच में क्यों लाया जा रहा है जब प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर चर्चा है? कांग्रेस इससे आज राहुल गांधी जी को इसमें क्या ला रहे हैं बताइए गौरव भाटिया। आप रेटिंग बात करते हैं, प्रधानमंत्री की रेटिंग। नासिर हुसैन, you made your point, you got your turn. रेटिंग की बताइए। Let Gaurav Bhatia respond. नासिर जी, humble submission, नासिर जी, humble submission, let Gaurav Bhatia respond. की रेटिंग की बताइए, उसकी बात करो। बोलो बीजेपी क्यों नहीं करती उसकी रेटिंग की? जब उसकी रेटिंग की बहस होती है संसद में, पार्लियामेंट में, वो तो ले भैया इतना बोलते हैं, ठीक है। देखिए नासिर हुसैन जी, जब मेरी बारी आती है वर्सेस चला देते हैं। ओके गौरव भाटिया बोलिए। चलिए देखिए, ऐसा है, इनको दर्द क्या है मैं बताऊं। आज नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है, आप याद करिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली,
आतंकवाद का मुद्दा किसने उठाया? नरेंद्र मोदी जी। पेरिस क्लाइमेट समिट सबसे आगे अग्रणी भूमिका किसने निभाई? पास्ट में आतंकवाद का मुद्दा उठा ही नहीं था। अच्छा, जैसे पास में कोई प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस में बात ये बताओ, राहुल गांधी कहाँ है? तनख्वाह तो मेरे रुपए से लेता है, राहुल गांधी को छोड़ो ना, सोनिया गांधी 2 साल से रायबरेली नहीं गई। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, छोड़ो राहुल गांधी का। अच्छा, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नहीं है, राहुल गांधी छोड़ो, अपने प्रधानमंत्री का बताओ। नासिर जी, अरे भैया 51 साल के अपरिपक्व बालक से कहो वापस आ जाए। सिंधिया के बारे में बताओ, आपके मंत्री क्या कर रहे थे? ठुमके लगा रहे थे, डुबकी मार रहे थे और कुछ नशा चढ़ा रहे थे, उसके बारे में बताओ ना। बात पूरी कर लूं। नहीं, देखिए गरिमापूर्ण बात होनी चाहिए। अमीर जी देखिए, हमारी विदेश नीति क्या है मैं आपको बताता हूं। आप देख रहे हैं ना किस तरह से रूस से हम S-400 जो मिसाइल सिस्टम है वो लेते हैं, हम अमेरिका से किस तरह से अपाचे और चिनूक लेते हैं, हम फ्रांस से रफेल लेते हैं। ये तो रफेल 10 साल नहीं ला पाए, कमीशन खोर कहीं के, और यहाँ पे बैठे बातें कर रहे हैं। और ये क्यों कर पाते हैं? उसका भी ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आज भारत का लोहा हर कोई मानता है। और दुख की बात क्या, आपने कहा ना राहुल गांधी को क्यों लाए? वो जंग में जो जान फ्रांस में चल रही है उसके बारे में बताइए। अमीर जी, मैं देखिए अब इसके बाद ना पूरी डिबेट में इनको ऐसे ही टोकूंगा, फिर इनको शांत कराइए प्लीज, लाइक अ गुड मॉडरेटर। बीच में बोल रहे हैं, इतना बता दीजिए क्यों फ्रांस में रफेल में जान। अच्छा नासिर हुसैन, देखिए मैं आपके एक एक करके ऑडियो खोलूंगा, आप मुझे मजबूर होना पड़ रहा है, मैं एक एक करके ऑडियो खोलूंगा। गौरव भाटिया 20 seconds, कंप्लीट योरसेल्फ, देन अनुराग भदौरिया इज आल्सो वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, माधव आनंद इज आल्सो वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। गौरव भाटिया कंप्लीट योरसेल्फ। नासिर जी होल्ड ऑन। राहुल गांधी का नाम इसलिए आता है, वो जनप्रतिनिधि है, वो सांसद है, वो तनख्वाह लेते हैं, टैक्स पेयर के रुपए से लेते हैं। सोनिया गांधी 2 साल से रायबरेली नहीं गई है, इसलिए यह बात पूछी जाती है। राहुल गांधी के बारे में इसलिए पूछा जाता है कि ये कहते हैं बड़े नेता हैं, लेकिन आज राजस्थान में जो हो रहा है दंगे फसाद, राहुल गांधी का एक वक्तव्य, एक ट्वीट आपने देखा? कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी बोला? हिंदू प्रताड़ित किया जाता है, हिंदू नफरत दिखाते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है। इसलिए अमीर जी ये सवाल आता है। वो कहते हैं आपको राहुल गांधी से प्यार बहुत है, इसलिए बार बार राहुल गांधी का जिक्र कर देते हैं। तो भी हम लोग भारत को सबसे ऊपर रखेंगे, लेकिन इनकी जिम्मेदारी जो है उसमें विफल हो गए हैं, ये बात हम उठाना चाहते हैं। ठीक है, कोरिया में क्या चलता है? नासिर हुसैन, देखिए राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के। नासिर हुसैन, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के 2024 के चुनाव के लिए, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जनता भी जाने। क्या आपको लगता है कि बीजेपी आपको बैकफुट पे डालने की कोशिश कर रही है इस विषय को लेकर? 40 सेकंड, देन माधव आनंद, देन अनुराग भदौरिया। They have no feet. You can say that, but कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और चुनाव में उत्तर प्रदेश में 2 सीटें आई। अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो देश भर में जो घटनाएं चल रही हैं उसके बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जो फॉरेन पॉलिसी भी गए हैं उनके बारे में कुछ अचीवमेंट्स बताने के बारे में कुछ नहीं रहेगा। आप बताइए किस पे बात करना है? ये सिर्फ और सिर्फ राहुल जी का नाम लेके आके उसके ऊपर डिबेट करना चाहते हैं। सोनिया चालीसा आप या तो डिबेट फॉरेन पॉलिसी में कीजिए या तो डिबेट राहुल जी के ऊपर कीजिए, हम तैयार है डिबेट करने के लिए। राहुल हम तैयार है डिबेट करने के लिए। गांधी पे डिबेट, अच्छा सिर्फ राहुल जी के ऊपर होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये इकलौती पार्टी है। आप फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिबेट करना तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर करें, राहुल जी के ऊपर डिबेट करना तो हम तैयार है। हम तैयार है डिबेट करने के लिए राहुल जी के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ, अरे तो नरेंद्र मोदी क्यों इतना प्यार है? पॉलिसी मजबूत है, आपको क्यों इतना प्यार है? आप डरते क्यों इतना है? कभी आप राहुल जी से क्यों इतना डरते हैं? कभी नेपाल। आप राहुल गांधी से क्यों इतना डरते हैं? वो क्योंकि आपको आईना दिखाते हैं। मुझे तो ये बताया जाता है कि कांग्रेसी डरते हैं राहुल गांधी से। आपका आईना दिखाते हैं, जाता है कि राहुल गांधी जब आते हैं तो लोग डर जाते हैं कांग्रेसी की, आज क्या बोल जाएंगे, इसीलिए आप राहुल गांधी जी से डरते हैं। करके जाएंगे। राहुल गांधी जी से क्यों डरते हैं आप राहुल गांधी जी से इतना क्यों डरते हैं? क्योंकि आपको आईना दिखाते हैं। खड़गे जी ने क्या कहा? आपका आईना दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जी देश से बाहर है और खड़गे की आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, गौरव नासिर, क्या कर रहे हैं?
कितना hatred फैला रहे हैं, बड़ा प्लेन आ रहा कितना है। देश को पीछे ले जा रहे हैं, ये सब आईना दिखाते हैं राहुल गांधी, आपको इसीलिए खुद नहीं डरते हैं पता आप। आप क्या लेकिन बोल रहे हैं। वो अपने आईना तो दम दिखा रहे है, हैं वो राहुल अपने गांधी। हिम्मत है, आपको आपसे खुद दोनों नहीं हाथ पता में आप हाथ क्या ठीक है, माधवानंद राहुल गांधी, एक सेकंड, गौरव भाटिया होल्ड ऑन, गौरव भाटिया होल्ड ऑन। नासिर हुसैन, गौरव भाटिया, मेरा निवेदन है, आईना दिखा रहे हैं राहुल गांधी, इसीलिए बीजेपी और एनडीए डरता है उनसे। There is a fear of राहुल गांधी। क्या आईना दिखाएंगे? राहुल गांधी देखिए, राहुल गांधी कब चुपके से चाइनीज एम्बेसडर से मिल लेते हैं इंडिया में, कभी नेपाल चले जाते हैं, कभी थाईलैंड चले जाते हैं। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो डंके के चोट पे मिलते हैं, जहां पूरे भारतवर्ष की जनता को पता होता है कि प्रधानमंत्री जी किससे मिलने वाले हैं, क्या कहने जा रहे हैं, कौन सी संधि होने जा रही है। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी जी, आप देखें पिछले कई वर्षों में देखा होगा आपने, चाइनीज एम्बेसडर से गुपचुप तरीके से मिल लेते हैं दिल्ली में, कभी जाके कहीं चाइना में मिल लेते हैं, कभी नेपाल में जाके मिल लेते हैं। अरे देश की जनता जाननी चाहती है, और हम लोग तो कहते हैं अरे लोकतंत्र के लिए कांग्रेस मजबूत हो, या हम लोग चाहते हैं लोकतंत्र के लिए जरूरी है कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन आप तो डूबती नाव पे सवार हैं, नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस की नाव डूबे। अरे कांग्रेस की नाव नहीं डूबे, या हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन आप लोग चाहते ही नहीं है। जो मुद्दा उठाना चाहिए तो मुद्दा उठा नहीं पाते हैं, जब सरकार अच्छी काम करती है वहां भी आप क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं। यही कारण है कि आप विपक्ष में बैठे हैं और एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और एनडीए जो है साथ दिया। अच्छा ठीक है, एक एक करके ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, बीच में बोलना। एनडीए से कोई भी बोल रहा है, बीच में बोला जा रहा है। माधवानंद तो कितनी देर बाद बोले, प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और डांस करने चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, ऑडियोज डाउन, ऑडियो पीसीआर ऑडियो डाउन। देखिए ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक एक करके बोला जाए। माधवानंद, क्या आपने जो बात बोली, मैं अनुराग भदौरिया के पास आता हूं। अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एक बहुत आसान शब्द है जिसको अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है पॉलिटिक्स करना हर विषय के ऊपर। क्या आपको लगता है कि फॉरेन पॉलिसी जैसी चीज पर क्रिटिसिज्म हो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री के जाने से पहले इस तरह से कह देना कि स्विमिंग पूल है उसमें नहाते हुए जाएंगे, क्या आपको लगता है जायज शब्द है ये? देखिए, मैं हमेशा से इस बात का ध्यान रखता हूं और हमारी पार्टी भी रखती है, जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ होता है तो उसका सम्मान होना चाहिए, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हों या किसी भी संवैधानिक पद पर अगर कोई बैठा है और देश को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। उस समय सिर्फ तिरंगा की वैल्यू होती है, ना कि और किसी दूसरे झंडे की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि तिरंगा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस पर हमें गर्व की बात है कि तिरंगा हमारा अगर पूरे विश्व में ऊंचा उठता है तो अच्छी बात है, लेकिन बात ये नहीं है कि हमारा तिरंगा का बाहर हमारे डंका बज रहा है। अच्छी बात है, बजना भी चाहिए, लेकिन बाहर डंका बजे इधर भूख से मर जाए हम। जब हम होंगे तो डंके का मतलब होगा ना अमीर जी, जब हम भूख से मरी जाएंगे, जब हम होंगे ही नहीं तो डंका किसका बजेगा? फिर किसका डंका बजेगा? जब महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करेंगे फिर हम कहेंगे डंका बजेगा, तो फिर हमारे डंके का फायदा क्या होगा? ये मैं जानना चाहता। जब नफरत की आग चारों तरफ लगी रहेगी, चारों तरफ नफरत में यहाँ पे दंगे होते रहेंगे, मारपीट होती रहेगी, कभी लाउड स्पीकर तो कभी अजान तो कभी बुलडोजर, इस तरह से आपस में लोग लड़ते मरते रहेंगे। जब हम आपस में इतने टूटे हुए रहेंगे, बिखरे हुए रहेंगे, तो हमारा डंका बजने का फायदा क्या होगा? बजेगा कैसे डंका? ये बात तो बाहर भी जाएगी ना, हिंदुस्तान के बाहर जाएगी। लोग क्या सोचेंगे? ये हिंदुस्तान जिसपे लोग प्राउड फील करते थे, नहीं यहाँ पे अनेकता में एकता होती थी, अनेकता में एकता ही तो हमारी खासियत है। प्रधानमंत्री जी बाहर जाके कहते हैं लोग प्राउड नहीं फील करते, आप कह रहे हैं। बात करते हैं, क्यों बात करते हैं? क्योंकि जानते हैं सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म। इस बात अनुराग सवाल को सुनिए। अनुराग इत्मीनान से ऑडियो डाउन करिए। अनुराग जी आप सपा के, आप कहते हैं अब इंडिया पे लोग प्राउड नहीं फील करते क्योंकि नफरत फैल रही है। मैंने कब बोला प्राउड फील नहीं करते? हम कहते हैं प्राउड फील करें, क्योंकि हिंदुस्तान इतना अच्छा होना चाहिए, तो हिंदुस्तान और बड़ा होना चाहिए, तो अच्छा है, आदिकाल से अच्छा है। एक हो तो और हमारा नाम होगा। ठीक है, अच्छा एक हो और हमारा नाम होगा। अरे हम एक रहेंगे तभी तो। और आपको लगता है बीजेपी वाले एकता नहीं लेके आ पा रहे? किस तरह से? ठीक है गौरव भाटिया, अब आप इत्मीनान से बैठिए। अब गौरव भाटिया आप एकता नहीं लेके आ पा रहे, आप नफरत लेके आ पा रहे हैं और प्राउड फील करना चाहते हैं अनुराग भदौरिया। He wants to feel more proud। नफरत की राजनीति है। देखिए, इनकी बात मैंने बड़े ध्यान से सुनी, पूरी उम्मीद है कि बीच में नहीं बोलेंगे। पहला बात इन्होंने कही कि संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति की हम बहुत इज्जत करते हैं,
तो ये गुजरात के गधे उत्तर प्रदेश में आ गए, ये तो अखिलेश यादव ने कहा था। ये बात अलग है, जनता ने दुलत्ती मारी और उनको गधा बना दिया। पहली बात, संवैधानिक पद पे थे मोदी जी उस वक्त, ठीक है, तो झूठ मत बोलिए। दूसरी बात, जरूरत नहीं है, इन्होंने कही, तो नहीं बोलिए, शांत हो जाए, शांत हो जाइए। हम गधे के बारे में बहुत, देखिए गधा, उल्लू, ये सब के बारे में डेफिनेशन करने हम लोग नहीं बैठे। मैंने नहीं कहा था, ये अखिलेश यादव ने कहा था, आप चेक करा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, एक एक करके हम बहस नहीं कर रहे हैं, हम बहस कर रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान ठीक है। मुझे लगता है कि विषयांतर हो जाएगा ऐसे। ओके ओके, लेट गौरव भाटिया, गौरव भाटिया आपने अपनी बात को रखा 1.5 मिनट, गौरव भाटिया 40 सेकंड पे अपनी बात को रख सकते हैं ना अनुराग भदौरिया। गौरव, अब देखिए समाजवादी पार्टी का विदेश नीति पे कितना समझ है, कितनी पकड़ है, मैं बताता हूं। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखलाक की हत्या करी गई और आजम खान ने यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिख दी। मतलब भारत के अंदरूनी मामले में यूनाइटेड नेशंस हस्तक्षेप करे, जबकि संप्रभुता ये कहती है अभी जी कि हमारे अंदरूनी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये इनकी विदेश नीति की समझ है। अब आजम खान जेल में, ये बात भी अलग है। तीसरी बात, इन्होंने कहा भूखा। देखिए, जो भ्रष्टाचारी भूखा होता है, खानदानी भूखा होता है, और यहां पे 2 खानदान है भ्रष्टाचारी। कौन ज्यादा बड़ा खानदानी चोर है, कांग्रेस या सपा, ये नहीं तय हो सकता, लेकिन इनकी भूख कभी पूरी नहीं होगी। जनता की भूख की बात करें तो कोविड के संकट में कुछ लोग आपके यहाँ बैठे हैं, 80 करोड़ जिनके खानदान में भी एमपी रहे हैं, शायद वो अपने बारे में बता रहे हैं, मुझे लग रहा है। खानदानी चोर, सही कह रहे हैं, बिल्कुल अमीर जी। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जिनके खानदान में भी राजनीति रही है, वो शायद अपने बारे में बोल रहे हैं। ये हर बात अपने बारे में क्यों बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कई बार उल्लू, गधा, खानदानी चोर, तुम्हारे पर कट गए, जबान कब कटेगी? तोते किसके ऊपर लग रही है? तोते किसके ऊपर लग रही है? तुम्हें तो चांसलर भी नहीं पता है जर्मनी का कौन है। विदेश नीति तुम्हारे बस की नहीं है। तुम टॉयलेट नीति करा करो, अपने टॉयलेट में बैठा करो, केवल और केवल टॉयलेट नीति। तुम उसी लायक हो, परशुराम जी, तुम उसी लायक हो। विदेश नीति तुम्हारे बस की नहीं है। नर्सरी के बच्चे पीएचडी का एग्जाम और ट्यूशन नहीं देते। हनुमान जी की माँ का क्या नाम था? अरे हनुमान जी की माँ का नाम ही बता दो, चलो ज्ञान की बात हो जाए, ये बता दो। नहीं, ये अब हनुमान जी पहुंच गए। अरे जुम्मे की नमाज पढ़ो, जालीदार टोपी वाले। शंकर सुमन केसरी नंदन पवन सुत्र हनुमान, इसके बारे में बता दो, क्या इसका मतलब क्या है? देखिए अनुराग, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, हनुमान चालीसा पढ़नी है तो संपूर्ण पढ़ा करिए। ऐसे कार्यक्रमों में आप हनुमान, एक सेकंड मैं रोकना चाहता हूँ। गौरव भाटिया, अनुराग भदौरिया, मेरा निवेदन है, हनुमान चालीसा अगर आपको पढ़नी है तो संपूर्ण पढ़िए, आधी अधूरी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाती, इससे अनादर होता है श्री हनुमान चालीसा का। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हनुमान चालीसा पढ़नी है तो पूरी पढ़िए, और ये कार्यक्रम नहीं है जिसमें हनुमान चालीसा पढ़ी जाए। वैसे आप लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान पे डिबेट होती रहती है, अब प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से क्या निकल के आया उसकी बात हो रही है, तो इस पे भी आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, इस पे भी आजान की बात हो रही है, इस पे भी नफरत की बात हो रही है। द पॉइंट इज दैट कि आप जवाब ही नहीं देना चाहते, सवाल सुनना ही नहीं चाहते, तो फिर कैसे निकल के आएगा नतीजा? अनुराग भदौरिया जी बोलिए, आप अपनी बात को 30 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं गौरव भाटिया से जवाब दूंगा। बोल लीजिए 30 सेकंड में, मैं अपनी बीच में मत बोलिएगा, बोलिए। हाँ, मैंने सीधा सा पूछ रहा था, शंकर सुमन केसरी नंदन पवन सुत्र हनुमान, इसका पूरा मतलब बता देंगे अगर गूगल इतनी देर में कर लिया हो आपके हिसाब से, और ये बता दें कि जो परशुराम जी की बात कर रहे थे उनकी मां कौन थी। दूसरी बात निवेदन कर रहा हूं, श्री हनुमान चालीसा का अनादर मत करिए, वो पूर्ण रूपेण पढ़ी जाती है, वो आधी नहीं पढ़ी जाती है। तो हम तो हिंदुस्तानी ज्ञान की बात ठीक है, आपको देखिए, मैं अगर किसी को सुनानी है श्री हनुमान चालीसा और उनको ये मन चुनना है तो वो सुना सकते हैं, लेकिन पूरी सुनाइए। मेरा निवेदन है, अनादर मत करिए, और ये विषय है ही नहीं। जिनको नहीं राम जी के बारे में नहीं पता, ठीक है, जवाब दे देते हैं ना। अब ठीक है, बताएंगे आपको राम के बारे में, परशुराम के बारे में, हनुमान के बारे में, सबके बारे में बताएंगे। ठीक है गौरव, अब आप चाहते हैं इस विषय पे चर्चा हो ना, इसी पे कर लेते हैं चर्चा। आप तो बता ही देंगे, ठीक है, जवाब दे लेते हैं ना गौरव भाटिया। 40 सेकंड दें नासिर हुसैन जी, उस गौरव भाटिया। देखिए अमीर जी, मैं केवल इतना कह रहा था, जहां तक भारतीयों के बारे में चिंता है तो नरेंद्र मोदी जी पिता तुल्य हैं। 80 करोड़ जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं उनको मुफ्त राशन 2 साल किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया। और आज ये गर्व से कहा जा सकता है कि वाकई नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति सुपर हिट है।
और इसीलिए जलन हो रही है और इनके हेडक्वार्टर में धुआं है, क्योंकि ये लोग सब मिर्ची लगी हुई है, जलन से मरे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, जब नरेंद्र मोदी जी 8 साल में जितना काम करते हैं, दिन में 20 घंटे, ये लोग तो वो लोग हैं जो बंगले में बैठ के एसी चला के पूरे साल में 20 घंटे काम नहीं करते हैं, और इसीलिए ईर्ष्या होती है। इसीलिए अनुराग अब आपके भारत आगे बढ़ता है तो कमाल के बारे में नहीं पता है, कमाल की बात करते हैं भाई, विलाप करते, कमाल की। देखिए अनुराग भदौरिया, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता, नरेंद्र मोदी परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम की प्रकाष्ठा करते हैं, चाहे वो चुनाव हो चाहे वो विदेश नीति हो, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, और ये कुछ भी नहीं करते। सवाल मुझसे? जी अनुराग, मुझसे जी। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, तोता बोलिए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं, देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना हमारा सबका एक कर्तव्य है, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा। और हम कभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। अगर किसी ने किया भी है, जैसा आपने बताया, नहीं करना चाहिए। हमारा उनका व्यक्तिगत, हमारे आपस में हिंदुस्तान के अंदर में हम उनसे अपनी बात कह सकते हैं। अखिलेश यादव को पार्टी से निकालोगे? नहीं, हम अपनी बात कह सकते हैं, हम उनसे डिमांड कर सकते हैं कि महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा होगी। देश के अंदर महंगाई ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, अत्याचार बढ़ा है, ये मेरा राइट है हिंदुस्तानी होने के नाते प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का। लेकिन प्रधानमंत्री का विदेश में प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री के आप सब प्रधानमंत्री के बारे में हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं। चर्चा करेंगे महंगाई बताइए कि डीजल पेट्रोल की कीमत ज्यादा क्यों है? प्रधानमंत्री जी बताइए कि किस तरह से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे ललितपुर की घटना हुई हो और चाहे चंदौली की घटना हुई हो। ठीक है, एक सेकंड, ऑडियो डाउन। नासिर हुसैन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिश्रम बहुत करते हैं, परिश्रम की प्रकाष्ठा करते हैं, चाहे वो विदेश दौरे हो। 65 घंटे के अंदर इतने देशों में जाना, इतने नेताओं से मुलाकात करना, 25 के करीब मीटिंग्स करना, फिर वापस भारत आना और फिर 7 से 8 लगभग मीटिंग करना। यू आर ऑल्सो पॉलिटिशियन, यू ऑल्सो फॉलो हिम, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? देखिए मैं जैसे मैंने पहले बताया, पास्ट में भी सारे प्रधानमंत्री मेहनत किए हैं देश के लिए, आज भी प्रधानमंत्री मेहनत करना चाहिए। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप भी जो मतलब पूरी मेहनत करते हैं, आप भी पूरी मेहनत करते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं, आप कैसा कांग्रेस को कटघरे में ठहरा करना वो भी प्लान कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं मेहनत को, जब भी जो है देश आगे बढ़ता है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? मैंने तो सवाल आपसे बड़ा सिंपल पूछा कि नरेंद्र मोदी क्या परिश्रम की प्रकाष्ठा करते हैं, इसमें कांग्रेस कैसे कटघरे में खड़े हो रही है, ये समझा दीजिए। बनता है आपको सरकार को कटघरे में खड़ाना चाहिए। मैं तो उनको भी कटघरे में खड़ा करता हूँ, कटघरे में ठहरा करना चाहिए, बिल्कुल खड़ा करता हूँ सरकार को, बिल्कुल सरकार को खड़ा करता हूँ, सरकार से सवाल पूछता हूँ। पॉइंट पे आता हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जो है मेहनत करना चाहिए। पास्ट में भी, आज भी पूरी दुनिया पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करती है, आज भी दुनिया इंदिरा गांधी जी को याद करती है, आज भी दुनिया। मेरा पॉइंट यह है कि रिसेंट टाइम्स नरेंद्र मोदी की मेहनत का कोई सानी नहीं है, पूरी दुनिया याद करे। लेकिन 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 ये पहली बार हो रहा है, मैं बहुत चिंता के साथ कह रहा हूं कि पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री देश के बाहर जाके पूर्व जो गवर्नमेंट्स थे उनकी आलोचना करते हैं, आपको बार-बार अपोजिशन पार्टीज की आलोचना करते हैं। ये गलत जो हम ठीक है। गौरव भाटिया, ठीक है, नासिर हुसैन, यू मेड योर पॉइंट। बाहर जाके गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री मेहनत करते हैं, लेकिन आप कंपैरिजन राहुल गांधी के साथ क्यों करते हैं? ये आपको सूट करता है? गौरव भाटिया, मेरा सवाल सुनिए और जवाब दीजिए, क्योंकि आप लगातार पूरे कार्यक्रम में राहुल गांधी की बात करते रहता है, तो इसीलिए उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। सूर्य, सुनिए, गौरव भाटिया जी सूर्य की रोशनी की तुलना कुछ नहीं मिलता है, फड़फड़ाते हुए दिए से आप कर सकते हैं क्या? और ये शांत कराइए ना। गौरव मेरे सवाल का जवाब, गौरव मेरे सवाल का पॉइंटेड जवाब। हाँ, वही दे रहा हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी अगर सूरज हैं तो राहुल गांधी फड़फड़ाता हुआ बुझने वाला दिया है, उनसे क्या तुलना होगी? लेकिन एक जिम्मेदारी का एहसास गांधी परिवार को भी होना चाहिए, ये बात जरूर पूछी जाएगी। और जितने इंडिकेटर्स हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाना भारत का, किस तरह से वैक्सीन हुआ, 200 करोड़ नागरिकों को ये इंडिकेटर्स वैक्सीन की, लेकिन एक इंडिकेटर तो महंगाई भी है गौरव जी।
ये एक दिखाता इंडिकेटर है तो महंगाई भी है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई भी मैं 10 सेकंड में मैं आपको बताता हूं महंगाई पे। अच्छा कि आपने पूछा। आपको मालूम है अमीर जी, महंगाई 13% इन्फ्लेशन था हमारी सरकार में। एवरेज इन्फ्लेशन कोविड के महामारी के बाद भी 4.5% रहा है। दूसरी बात, गैस का सिलेंडर 1240 रुपए का मिलता था, पूछ लीजिएगा कांग्रेस की सरकार में। हमारे में एवरेज देखेंगे तो आपको 650 रुपए मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, पेट्रोल डीजल पे भी बता दूं, ये जो कांग्रेस शासन काल में है, ऑपोजिशन के राज्य में है, ये अब देखिए वो तो अनुराग भदौरिया तो नींबू ले आए हैं। पेट्रोल फ्री में है, अनुराग भदौरिया तो नींबू लेके आ गए हैं, सब फ्री में है। अरे अनुराग भदौरिया, नींबू तो बड़ा महंगा है, आप हर चर्चा में नींबू काफी सारे लेकर आ रहे हैं। एक सेकंड अनुराग आपसे मेरा एक सवाल है। अनुराग एक सेकंड, ऑडियो डाउन कर रहा हूं। ये नींबू तो बड़ा महंगा है, जैसा आप भी कह रहे हैं बार बार, हम सब जानते हैं नींबू की कीमतें बढ़ी हुई हैं, गर्मी का मौसम है। नींबू आप हर चर्चा में आधा किलो, 2.5 किलो, 1 किलो लेके आ जाते हैं, कहां से? भैया एक नींबू है, बड़ी मुश्किल से खरीद पाया हूं 20 रुपए का, और इसको ऐसे आसार तो नहीं लग रहे मैं रखा हूं अपने पॉकेट में। भाई देखिए नींबू पॉकेट में लेके क्यों चल रहे हैं? रखा हुआ है, एक नींबू खरीदने में जान निकल रही है, आप आधा किलो की बात कर रहे हो। अरे ये तो कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं, पेट्रोल तो 10 रुपए लीटर। अच्छा, नींबू जेब में लेके क्यों चल रहे हैं? डीजल 5 रुपए। मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये नींबू जेब में लेके क्यों चलते हैं आप? ये नींबू जेब में डाल के क्यों चलते हैं आप? मैंने पहला व्यक्ति देखा है जो नींबू को जेब में डाल के चल रहा है। महंगी चीज, अरे तो क्या करोगे इतनी महंगी चीज, और कहां रखे भाई? लॉकर में रखिए अपने पास। अगर मान लो एक महंगी चीज को जेब में डाल के चलते हैं। अरे लॉकर, सोना महंगा है, चांदी महंगी है, हीरा महंगा है, उसको जेब में डाल के चलते हैं। अरे भैया हीरा चांदी खरीदने की तो हैसियत नहीं है, नींबू ही 20 रुपए में खरीद लिया, वही बड़ी बात है। गौरव भाटिया, हम कोई जर्मन, गौरव भाटिया, आप भी कोई नींबू टमाटर जेब में रखते हैं क्या? इंडियन बात। एक सेकंड, ये तो इंटरेस्टिंग है। गौरव, अनुराग भदौरिया तो नींबू जेब में लेके घूम रहे हैं। ठीक है, अब अनुराग हुआ गर्मी का वक्त है भैया, इसमें सिकंजी भी बड़ी तो मुश्किल से बन जाएगी, तो आप नींबू जेब में डाल के क्यों चलते हैं? इसको देखकर तो मुझे लगता है नासिर हुसैन और माधव आनंद भी जानना चाह रहे हैं कि नींबू क्यों जेब में जा रहा है। ओके गौरव भाटिया, आप भी नींबू टमाटर को जेब में डाल के चलते हैं क्या? नहीं, नींबू बहुत महंगा है। अभी जी आप इनकी पॉकेट देखिएगा, पॉकेट में आपको धनिया मिलेगा, मिर्ची मिलेगी, आपको जो आलू मिलेगा, ये सब्जी वाले ही हैं। आप लोगों ने इनका स्तर बढ़ा दिया। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि नींबू टमाटर धनिया थोड़ी महंगाई तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चर्चा में भी देखिए नींबू जेब में आ गया। अब फिलहाल निष्कर्ष मुझे देना है, तो मैं निष्कर्ष में यही कहना चाहता हूं कि अगर भारत का डंका बजता है तो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए ये गर्व की बात है। जय हिंद।